एवरीवन। हम बात कर रहे हैं नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी का। अगला पार्ट हम पढ़ना शुरू करते हैं। हमने पिछली क्लास में सेरेब्रम के एनाटॉमिकल एस्पेक्ट और साथ ही साथ फंक्शंस के बारे में बात कही थी। अब हम आगे डिस्कस करते हैं बेसल गैंग्लिया के बारे में। बेसल गैंग्लिया यह सेरेब्रम का, यह आपके फोर ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले टिलेंसीफेलॉन नाम का जो हिस्सा है उसका दूसरा ऑर्गन है। टोटल 4 ऑर्गन पाए जाते हैं। पहला हमने सेरेब्रम पढ़ा, दूसरा है बेसल गैंग्लिया। इसके बारे में एक एक जानकारी पढ़ते हैं। जनरली इट इज मेनली फॉर्म्ड ऑफ द सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन। यह बेसल गैंग्लिया अपने आप में एक कुछ मात्रा में, कुछ संख्या के अंदर सेल बॉडीज का एक लोकलाइज जगह पर इकट्ठा हो जाना, उसे हम जनरली बेसल गैंग्लिया के नाम से जानते हैं। तो इट इज एक्यूमुलेशन ऑफ द सेल बॉडीज, एक ग्रुप बन जाता है जिसे बेसल गैंग्लिया कहा गया है, और यह शरीर के अंदर कुछ विशेष प्रकार के फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो जनरल पहली जानकारी तो यह हो गई, बेसल गैंग्लिया जो है एक ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज के मिलने से बनने वाली संरचना का नाम होता है, जिसे हमने बेसल गैंग्लिया का नाम दिया है। अब बात करेंगे कि यह ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज, एक गुच्छा जो बना हुआ है, उसके अंतर्गत कौन कौन से टुकड़े, कौन कौन से हिस्से हमने अलग अलग नाम रखे हैं या पार्ट्स बनाए हैं, और जिनके विशेष फंक्शन क्या है उस बारे में हम बात करेंगे। तो बेसल गैंग्लिया जो कि अपने आप में एक ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के हिस्से पाए जाते हैं, जिसके अंदर पहला पार्ट होता है दैट इज कॉर्पस स्ट्रिएटम। पहले हिस्से का नाम है कॉर्पस स्ट्रिएटम। दूसरा होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा। सब्सटेंशिया नाइग्रा एक महत्वपूर्ण हिस्सा जिसका डोपामिन फॉर्मेशन में विशेष महत्व होता है, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। यहां पहले हिस्से का नाम लिखा कॉर्पस स्ट्रिएटम, दूसरा हिस्सा होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा, और तीसरा पार्ट होता है दैट इज सबथैलेमिक न्यूक्लियाई। तो यहां तीसरे हिस्से का नाम है सबथैलेमिक न्यूक्लियाई। तो बेसिकली बेसल गैंग्लिया नाम की स्ट्रक्चर को हमने एक ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज का नाम दिया, इसे अलग अलग 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया कि जो एक सेल बॉडीज का गुच्छा बन जाता है उसमें एक हिस्से का नाम है कॉर्पस स्ट्रिएटम, दूसरा सब्सटेंशिया नाइग्रा, तीसरा सबथैलेमिक न्यूक्लियाई। अब एक एक करके इनकी विशेषता समझते हैं। जो कॉर्पस स्ट्रिएटम नाम का हिस्सा है उसके अंतर्गत कुछ विशेष न्यूक्लियस पाए जाते हैं, कुछ एक स्पेशल केंद्र पाए जाते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो कॉर्पस स्ट्रिएटम के अंदर एक पाया जाता है कॉडेट न्यूक्लियस। यहां पर एनाटॉमिकल संरचना है, तो इन शब्दों के नाम पता रखें कि कौन कौन से हिस्से को क्या क्या विशेष नाम दिए गए हैं। तो एक होता है कॉडेट न्यूक्लियस, दूसरा होता है पुटामेन न्यूक्लियस, और तीसरा होता है ग्लोबस पैलिडस। तो यहां 3 अलग अलग न्यूक्लियस के नाम लिखे हमने। पहला कॉडेट न्यूक्लियस, दूसरा पुटामेन न्यूक्लियस, और तीसरा होता है ग्लोबस पैलिडस। तो यह तीनों केंद्र के नाम है, न्यूक्लियसेस के नाम है, जो कि कॉर्पस स्ट्रिएटम नाम की संरचना के अंतर्गत आते हैं। दूसरा होता है सबस्टेंशिया नाइग्रा नाम की संरचना। सबस्टेंशिया नाइग्रा नाम की संरचना के अंतर्गत भी 2 विशेष हिस्से पाए जाते हैं। उन 2 हिस्सों के नाम समझें। पहले हिस्से का नाम होता है पार्स कॉम्पैक्टा, और दूसरे हिस्से का नाम होता है पार्स रेटिकुलेटा। पहला हो गया पार्स कॉम्पैक्टा और दूसरे हिस्से का नाम होता है पार्स रेटिकुलेटा। तो यहां हमने सबस्टेंशिया नाइग्रा नाम की जो स्ट्रक्चर है उसके 2 टुकड़ों के नाम लिखे कि एक तो होता है पार्स कॉम्पैक्टा, दूसरा होता है पार्स रेटिकुलेटा। ये दोनों अपने आप में विशेष प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर्स का प्रोडक्शन करने का काम करते हैं। पार्स कॉम्पैक्टा जो होता है वह डोपामीन का निर्माण करता है, और इसके अलावा जो पार्स रेटिकुलेटा नाम की स्ट्रक्चर है यह गाबा नाम के न्यूरोट्रांसमीटर का सिंथेसिस करता है। अब हम पहले ही न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज द केमिकल मैसेंजर्स व्हिच ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर न्यूरॉन, जिनके 3 प्रकार भी हमने पढ़े थे: एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर एंड मिक्स्ड टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहां पार्स कॉम्पैक्टा जो होता है वह डोपामिन रिलीज करता है, और पार्स रेटिकुलेटा गाबा नाम का न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। इतनी जानकारी याद रखनी है कि ये दोनों प्रकार के जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं यह इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के अंतर्गत आने वाले हैं। अब तीसरी स्ट्रक्चर सबथैलेमिक न्यूक्लियाई, इसकी कोई
अंदर कोई विशेष अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड नहीं किया गया है, तो हमें इन दोनों संरचनाओं के अंदर जो विशेष हिस्से हैं उनके नाम याद रखने हैं। कॉर्पस स्ट्रिएटम के अंदर 3 अलग अलग न्यूक्लियस थे, पहला कॉर्डेट न्यूक्लियस, दूसरा पुटामेन न्यूक्लियस और तीसरा ग्लोबस पैलिडस। और दूसरा सबस्टेंशिया नाइग्रा के अंदर 2 संरचनाएं पाई जाती हैं, पहला पार्स कॉम्पैक्टा और दूसरा पार्स रेटिकुलेटा। पार्स कॉम्पैक्टा ने बनाया डोपामिन और पार्स रेटिकुलेटा ने बनाया गाबा। अब आती है बात कि अगर बेसल गैंग्लिया, जिनके अंदर ये सभी अलग अलग टुकड़े या संरचनाएं पाई जाती हैं, इसका हमारे शरीर में, हमारे नर्वस सिस्टम में क्या योगदान है, या ये कौन से विशेष प्रकार के फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए जिम्मेदार है, तो यहां हम इससे संबंधित बीमारी का जिक्र भी करेंगे। लेकिन पहले हम इसके नॉर्मल होने पर क्या फंक्शंस हैं हमारे शरीर में, उस बारे में बात करते हैं। तो यहां हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ बेसल गैंग्लिया के बारे में। तो यहां महत्वपूर्ण फंक्शन के तौर पर हम बात करें तो पहला फंक्शन तो यह होता है कि यह मसल्स के स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्प करता है। मसल के स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन से तात्पर्य यह है कि यह जब भी हम कोई भी शारीरिक गतिविधि करवाते हैं या किसी भी ग्रुप ऑफ मसल में कॉन्ट्रैक्शंस या मूवमेंट्स करवाते हैं, तो उनके मूवमेंट के दौरान कोई जर्कीनेस या कोई ऐसा अकड़पन ना रहे, एकदम प्रॉपर एक मूवमेंट, स्मूथ वे में मूवमेंट हो, स्मूथ कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल होता रहे। इसके अंदर बेसल गैंग्लिया का योगदान होता है। वह मसल्स के अंदर जर्कीनेस या कॉन्ट्रैक्शन में डिस्टर्बेंसेस को प्रिवेंट करता है और एक स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स करवाने में हेल्पफुल होने वाला है। अब ध्यान दें कि अगर बेसल गैंग्लिया काम नहीं करेगा तो क्या मसल का मूवमेंट नहीं होगा? ये बिल्कुल गलत जवाब है। अगर बेसल गैंग्लिया नहीं भी होगा तब भी मसल का मूवमेंट तो होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि हमने सेरेब्रम, जो इससे पहले वाला ऑर्गन पढ़ा था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि शरीर में जितनी भी वॉल्यूंटरी मसल्स हैं, हमारे कंट्रोल में जो हैं मसल्स, उन सब का मूवमेंट करवाना सेरेब्रम का फंक्शन होता है। तो फिर बेसल गैंग्लिया क्यों जरूरी है? बेसल गैंग्लिया इसलिए जरूरी है कि अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसके अंदर किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी या कोई जर्कीनेस क्रिएट ना हो, एक स्मूथ वे में मूवमेंट हो पाए, इसके लिए हमारे बेसल गैंग्लिया का होना जरूरी है। नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्शन तो होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे हाथ बीच में अकड़ने लग जाएगा, ऐसे जर्कीनेस वाले मूवमेंट हमें देखने को मिलेंगे जो कि हमें बेसल गैंग्लिया में डिस्टरबेंस होने पर देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए हमें सामान्य स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमारे बेसल गैंग्लिया का नॉर्मली फंक्शनिंग होना जरूरी होता है। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। इसका दूसरा फंक्शन यह है कि यह कुछ विशेष गतिविधियों को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स द ऑटोनॉमिक वॉल्यूंटरी एक्टिविटीज। अब यहां पर इस पूरे सेंटेंस को समझें, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहां हमने लिखा है कि बेसल गैंग्लिया का दूसरा फंक्शन है कि यह ऑटोनॉमिक वॉल्यूंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अब अगर इसको शब्दों पे जाएं तो यहां जो ये 2 शब्द लिखे हैं, दोनों का अपने आप में एक विपरीत मतलब निकलता है। जबकि हमने एक सेंटेंस में दोनों शब्दों को इंक्लूड किया है, लेकिन दोनों का सामान्य मतलब अपने आप में बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल उल्टा कैसे है वो समझें। ऑटोनॉमिक हमने पहला शब्द लिखा है। ऑटोनॉमिक का मतलब होता है स्वचालित या जो अपने आप होता हो, जिस पर हमारा ऐच्छिक कंट्रोल ना हो, उसे हम ऑटोनॉमिक बोलते हैं। और दूसरा शब्द लिखा है वॉल्यूंटरी। वॉल्यूंटरी का मतलब होता है स्वैच्छिक, मतलब जो हमारे कंट्रोल में है, हम इच्छा से जो गतिविधियां करवा सकते हैं वो होती हैं वॉल्यूंटरी। तो यहां पर एक तरफ तो हमने लिखा है कि अपने आप होने वाली गतिविधियां, वहीं दूसरी तरफ लिखा है कि हमारी इच्छा से होने वाली गतिविधियां, उन्हें कंट्रोल करना हमारे बेसल गैंग्लिया का काम है। तो ऐसा कैसे संभव है? क्या ऐसी कोई गतिविधि हो सकती है जो दोनों प्रकार की प्रवृत्ति दिखाती हो? क्या ऐसा कोई काम हो सकता है जो अपने आप बिना हमारी इच्छा के भी होता रहता है, और अगर हम इच्छा से अगर उस गतिविधि को करवाना चाहें तब भी वो हमारी इच्छा से भी गतिविधि परफॉर्म हो सकती है? क्या ऐसी गतिविधियां होती हैं? तो जवाब होना चाहिए कि बिल्कुल ऐसी कुछ गतिविधियां होती हैं जो हम जानबूझ के भी नहीं करवाते हैं, लेकिन अगर हमारी इच्छा है तो हम उस गतिविधि को सोच समझकर अपनी इच्छा से भी परफॉर्म करवा सकते हैं।
मीन्स शरीर में हमारे डेली रूटीन में कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जो अपने आप भी होती हैं और हमारी इच्छा से भी होती हैं। मीन्स दोनों प्रकार की कंट्रोल वाली गतिविधियां जो होती हैं उन्हें हम ऑटोनॉमिक वॉल्यूंटरी एक्टिविटीज बोलते हैं, और इस प्रकार की गतिविधियों को रेगुलेट करना बेसल गैंग्लिया का फंक्शन होता है। अगर आपको इस दूसरे पॉइंट का मतलब अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप कुछ एग्जाम्पल समझें कि ऐसी कौन कौन सी गतिविधियां हैं जिन्हें हम दोनों तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। मीन्स अपने आप भी परफॉर्म हो सकती हैं या वॉल्यूंटरीली भी हो सकती हैं। उसके एग्जाम्पल हैं, पहला होता है दैट इज ब्लिंकिंग ऑफ आईज। तो यहां इस एग्जाम्पल से काफी कुछ जानकारी क्लियर हुई होगी। ब्लिंकिंग ऑफ आईज मतलब पलक झपकाना। अब जनरली हम बात करते हैं या कोई भी रूटीन एक्टिविटी करते हैं तो हम दिन में कई सैकड़ों बार, हजारों बार हम अपनी पलकों को झपकाते होंगे। क्या हर बार हम सोच समझकर अपनी इच्छा से वो मूवमेंट करवाते हैं या अपने आप होता रहता है? तो वो हमारी इच्छा के बिना भी अपने आप भी वह रूटीनली पूरे दिन में होता रहता है। लेकिन अगर किसी विशेष समय पर आप सोच समझकर ये करना चाहें कि अपनी पलकों को झपकाना चाहें, तब आप अपनी इच्छा से भी उस गतिविधि को करवा सकते हैं। इसलिए हमने ब्लिंकिंग ऑफ आईज को एक ऐसी गतिविधि माना है जो अपने आप भी होती है और हमारी इच्छा से भी होती है। तो इन प्रकार की गतिविधियों को कंट्रोल करना हमारे बेसल गैंग्लिया का फंक्शन होने वाला है। क्लियर? दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट होता है स्वेलोविंग ऑफ सलाइवा। अब दूसरी एक्टिविटी हमने लिखी है स्वेलोविंग ऑफ सलाइवा, मीन्स सलाइवा को निगलना। अब सिंपल वे में आप रूटीनली तौर पर देखते हैं, हम भी दिन में कई बार नॉर्मली बिना अपनी इच्छा के भी जब ओरल कैविटी में सिक्रीशंस बढ़ने लगते हैं तो हम अपने आप उसे स्वेलो कर लेते हैं। और अगर हम अपनी इच्छा से भी स्वेलो करना चाहें तब भी हमारे वॉल्यूंटरी कंट्रोल के अंदर भी यह गतिविधि होती है। तो स्वेलोविंग ऑफ सलाइवा भी एग्जाम्पल होता है आपका ऑटोनॉमिक वॉल्यूंटरी एक्टिविटीज का। तीसरा पॉइंट समझें, तीसरी एक्टिविटी समझें, और तीसरी एक्टिविटी होती है स्विंगिंग ऑफ आर्म्स ड्यूरिंग वॉकिंग। अब स्विंगिंग ऑफ आर्म्स ड्यूरिंग वॉकिंग, इस सेंटेंस का मतलब यह है कि जब भी आप चलते हैं तो चलने के दौरान आपके हाथ जो हैं वह अपने आप साथ में ऐसे स्विंग करने लगते हैं। इसे भी एक प्रकार की ऑटोनॉमिक वॉल्यूंटरी एक्टिविटी कहा गया है। आप भी रूटीनली देखते हैं, जब भी आप चलना शुरू करते हैं तो अपने आप हाथ इस प्रकार से मूव करने लगते हैं शरीर के साथ साथ में। ये हम बिना सोचे समझे, अगर हम जानबूझ के भी नहीं करवाना चाह रहे हैं, फिर भी एक रूटीन तौर पर गतिविधि अपने आप होती रहती है। और अगर हम अपनी इच्छा से भी हाथों को चलने के साथ मूवमेंट करवाना चाहें तो ये हम करवा सकते हैं। तो स्विंगिंग ऑफ आर्म्स ड्यूरिंग वॉकिंग भी एक प्रकार की ऑटोनॉमिक वॉल्यूंटरी एक्टिविटी होने वाली है। इसके अलावा चौथी एक्टिविटी होती है दैट इज द फेशियल एक्सप्रेशन। अब चौथी एक्टिविटी जो कि ऑटोनॉमिक वॉल्यूंटरी एक्टिविटी है वह होती है फेशियल एक्सप्रेशन ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। जब भी आप किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं तो बातचीत के दौरान आप कई बार ये देखते हैं कि सिचुएशन के हिसाब से अपने आप ही आपके फेशियल एक्सप्रेशन परिवर्तित होने लगते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप जानबूझकर अगर अपने फेशियल एक्सप्रेशन परिवर्तित करना चाहें तो आप जानबूझकर भी अपने एक्सप्रेशन को परिवर्तित कर सकते हैं। तो बातचीत के दौरान फेशियल एक्सप्रेशंस का आना यह भी एक प्रकार की ऑटोनॉमिक वॉल्यूंटरी एक्टिविटी है। मींस अपने आप भी हो सकती है और हमारी इच्छा से भी हो सकती है। तो ऐसी गतिविधियां जो कि ऑटोनॉमिक वॉल्यूंटरी प्रकार की होती हैं उन्हें कंट्रोल करना, उन्हें प्रॉपर तरीके से पूरा करवाना, यह बेसल गैंग्लिया का फंक्शन होने वाला है। क्लियर? तो यहां दो प्रकार के फंक्शन हमने पढ़े। पहला मसल्स का एक सामान्य स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन पूरा करवाना और साथ ही साथ उन सभी गतिविधियों को पूरा करवाना जो अपने आप भी हो सकती हैं और जो हमारे वॉल्यूंटरी कंट्रोल में भी होने वाली है। क्लियर? यहां एक और जानकारी समझें, बेसल गैंग्लिया जो होता है इस ऑर्गन की या इस हिस्से की कार्यक्षमता व्यक्ति की उम्र के बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे कम होने लगती है। मींस एक प्रकार का डीजेनरेटिव ऑर्गन है।
डीजनरेटिव मतलब समयांतराल जैसे जैसे बीतेगा वैसे वैसे इसकी कार्यशैली जो है थोड़ी थोड़ी कमजोर पड़ने लगेगी। मींस बेसल गैंग्लिया अगर हमारे अंदर फुल्ली एक्टिव नॉर्मली काम कर रहा है तो यह ओल्ड एज वाले व्यक्तियों में, 50 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों में इसके काम करने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगेगी। और जब बेसल गैंग्लिया का काम डिस्टर्ब होने लगता है या कम होने लगता है तो एक विशेष प्रकार की बीमारी होती है जिसे हम पार्किंसंस डिजीज के नाम से जानते हैं। सभी ने नाम सुना ही होगा पार्किंसंस डिजीज, जो कि एक विशेष प्रकार से एक न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से होने वाली बीमारी है। और वो न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है? दैट इज द डोपामिन। अब ये डोपामिन जो है यह एक प्रकार का इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि बेसल गैंग्लिया के द्वारा रिलीज होता है। अगर उम्र बढ़ेगी, बुढ़ापे के अंदर बेसल गैंग्लिया ठीक से काम नहीं करेगा, और अगर बेसल गैंग्लिया काम नहीं करेगा तो डोपामिन का लेवल धीरे धीरे कम होने लगेगा। और जैसे जैसे डोपामिन का लेवल कम होगा वैसे वैसे व्यक्ति में पार्किंसंस डिजीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्लियर? डोपामिन विशेष तौर पर बेसल गैंग्लिया का कौन सा हिस्सा बनाता है? पहले तो ये याद रखें, टोटल हिस्से कितने लिखे थे हमने? 3 हिस्से लिखे थे, कॉर्पस स्ट्रिएटम, सब्सटेंशिया नाइग्रा एंड सबथैलेमिक न्यूक्लियाई। तो हमारा सब्सटेंशिया नाइग्रा नाम का जो हिस्सा था वह डोपामिन का निर्माण करता है। इसके अंदर भी विशेष तौर पर पार्स कॉम्पैक्टा नाम की जो स्ट्रक्चर थी वह डोपामिन के निर्माण के लिए जिम्मेदार थी। तो याद रखें, पार्किंसन डिजीज विशेष तौर पर बेसल गैंग्लिया नाम के ऑर्गन से संबंधित बीमारी को कहा गया है। तो ये थी जानकारी हमारी बेसल गैंग्लिया के बारे में। अब बेसल गैंग्लिया के बाद में अब हम तीसरे ऑर्गन की तरफ बढ़ते हैं। हम फोर ब्रेन के अंदर टिलेंसीफेलॉन पढ़ रहे थे। टिलेंसीफेलॉन के अंदर अब तक हमने सेरेब्रम और बेसल गैंग्लिया के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं तीसरे ऑर्गन हिप्पोकैम्पस और चौथे ऑर्गन अमाइगडेला के बारे में। अब हिप्पोकैम्पस और अमाइगडेला जो ऑर्गन्स हैं यह दोनों कुछ अन्य ऑर्गन्स के साथ में मिलकर एक विशेष प्रकार के सिस्टम का निर्माण करते हैं। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो होता है हमारा लिम्बिक सिस्टम। तो अब ध्यान दें, हम बेसल गैंग्लिया के बाद अब डिस्कस करने वाले हैं लिम्बिक सिस्टम के बारे में। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमने नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया तब एक डिटेल्ड क्लासिफिकेशन हमने पूरे नर्वस सिस्टम में हम क्या क्या टुकड़े पढ़ेंगे, क्या क्या हिस्से हम डिवाइड किए थे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उनके अंदर कहीं पर भी लिम्बिक सिस्टम का नाम नहीं आया था। क्यों नहीं आया था वो समझें। किसी भी ब्रेन के किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन का नाम लिम्बिक सिस्टम नहीं है, इसलिए जब हमने उसे टुकड़ों में डिवाइड किया था, हिस्सों में डिवाइड किया, तब वहां पर किसी टुकड़े का नाम हमने लिम्बिक सिस्टम नहीं रखा था। तो फिर लिम्बिक सिस्टम है क्या? जब ब्रेन के कुछ हिस्से जो होते हैं वह कंबाइनली तौर पर मिलकर एक किसी विशेष फंक्शन को पूरा करवाते हैं, तो उस प्रकार के सिस्टम को हम लिम्बिक सिस्टम के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब इसमें क्या ऑर्गन है, कैसे काम करता है, डिटेल में पढ़ते हैं। लिम्बिक सिस्टम को हम इमोशनल ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इमोशनल ब्रेन से मतलब है भावनात्मक मस्तिष्क, और भावनात्मक मस्तिष्क से तात्पर्य यह है कि आप अपने रूटीन जीवन में जो भी इमोशंस शो करते हैं, मान लिया किसी से गुस्सा है, किसी से डर है, किसी से एंजाइटी है, जितने भी आप फियर, एंगर, ज्वेलसी, जितने भी आप इमोशंस, जितनी भी भावनाएं आप अपने रूटीन जीवन में शो करते हैं, दिखाते हैं, वह सब को रेगुलेट करना हमारे लिम्बिक सिस्टम नाम की संरचना का फंक्शन होता है। इसलिए इसे हमने भावनात्मक मस्तिष्क या इमोशनल ब्रेन का नाम दिया है कि हम जो भी इमोशन, जो भी भावनाएं प्रकट करते हैं वो सब हमारे लिम्बिक सिस्टम के द्वारा रेगुलेट होती हैं। अब बात करते हैं कि लिम्बिक सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं। तो सबसे पहला तो होता है इट इंक्लूड्स हिप्पोकैम्पस। एक पहला ऑर्गन होता है हिप्पोकैम्पस। इसके अंतर्गत दूसरा ऑर्गन होता है दैट इज अमाइगडाला। तीसरा होता है थैलेमस। चौथा होता है हाइपोथैलेमस। और पांचवा होता है ऑल्फैक्टरी बल्ब। तो जो मेन ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिनके मिलने से यह विशेष फंक्शन को पूरा किया जाता है,
उन्हें हमने पार्ट्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम में इंक्लूड किया। तो पहला हो गया हिप्पोकैम्पस, दूसरा अमाइगडाला, तीसरा थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड ऑल्फैक्टरी बल्ब। इन पांचों ऑर्गन के मिलजुल कर काम करने से हमारे इमोशंस कंट्रोल होते हैं, हमारी भावनाएं जो भी हम प्रकट करते हैं उनको रेगुलेट करती हैं। तो इन सभी ऑर्गन को मिलाकर हमने लिम्बिक सिस्टम का नाम दिया है। इनमें से कोई अकेला ऑर्गन लिम्बिक सिस्टम नहीं कहलाता है। अगर हिप्पोकैम्पस अकेला काम करना चाहे तो वह हमारे शरीर के सभी इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर सकता। इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए इन पांचों का मिलजुल कर प्रभाव दिखाना जरूरी होता है। इसलिए इन पांचों को कंबाइंड तौर पर मिलाकर होने वाले फंक्शन को हमने लिम्बिक सिस्टम का नाम दिया है। अब बात करते हैं कि इन पांचों के मिलने से जो लिम्बिक सिस्टम बनता है वह विशेष तौर पर क्या क्या फंक्शंस दिखा सकता है या क्या क्या महत्वपूर्ण एक्शंस जो है वह यह लिम्बिक सिस्टम दिखाने वाला है। अब बात करते हैं, इसके अंदर पहला फंक्शंस तो ये होता है कि द लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द इमोशंस ऑफ द इंडिविजुअल। यह व्यक्ति विशेष के सभी प्रकार के इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए जिम्मेदार होता है। अब इमोशंस क्या हो सकते हैं? इमोशंस सिचुएशन के हिसाब से किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। द इमोशन मे बी फियर, द इमोशन मे बी लव, द इमोशन मे बी एंगर, मे बी जेलसी। तो यहां हमने लिखा कि अलग अलग प्रकार के इमोशन सिचुएशन के हिसाब से जो भी भावना प्रकट होती है उन सभी को कंट्रोल करना हमारे लिम्बिक सिस्टम का काम है। मींस फियर भी हो सकता है, किसी के प्रति लव, किसी के प्रति एंगर, किसी के प्रति जेलसी। जो भी प्रकार के इमोशंस हैं उन सभी को रेगुलेट करना हमारे लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन होने वाला। क्लियर? दूसरे फंक्शन की तरफ आते हैं। इसका दूसरा फंक्शन जो होता है, इन पांचों में से विशेष तौर पर हिप्पोकैम्पस और अमाइगडाला की फंक्शनल एबिलिटी की वजह से होता है। और हिप्पोकैम्पस और अमाइगडाला मिलकर विशेष तौर पर व्यक्ति में मेमोरी कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। मीन्स व्यक्ति की याददाश्त कैसी होती है, उसकी मेमोरी कितनी ज़्यादा शार्प रहती है, व्यक्ति की याददाश्त को बनाए रखने का काम भी हमारे हिप्पोकैम्पस और अमाइगडाला मिलकर करते हैं। तो यहाँ इस दूसरे फंक्शन के बारे में समझें। हमने जो पहला फंक्शन लिखा था, इसे परफॉर्म करने में, इसे पूरा करने में पांचों ऑर्गन का मिला जुला प्रभाव था, जबकि दूसरा फंक्शन जो हमने लिखा है मेमोरी कंट्रोल करना, उसके अंदर हमारे हिप्पोकैम्पस और अमाइगडाला इन दो हिस्सों का महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलने वाला है। और तीसरा हमारा अन्य महत्वपूर्ण फंक्शन ये होता है कि यह ऑल्फैक्शन नाम के सेंसेशन के अंदर मदद करता है। मींस स्मेल की इंफॉर्मेशन जो कि हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, उसके अंदर भी हमारा ये लिम्बिक सिस्टम हेल्प करता है। लेकिन ध्यान दें, ऑल्फैक्शन के अंदर हेल्प करना इन बाकी सभी हिस्सों का मिला जुला प्रभाव नहीं होता है। इन पांचों में से जो ये आखिरी ऑल्फैक्टरी बल्ब वाला हिस्सा है, यह ऑल्फैक्शन की प्रक्रिया में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो यहां पर क्लियरली ये पता रखना है कि इमोशंस के लिए तो पांचों ने मिलकर काम किया, मेमोरी के लिए इन दोनों ने मिलकर काम किया, और ऑल्फैक्शन के लिए ऑल्फैक्टरी बल्ब ने विशेष तौर पर अपना व्यक्तिगत फंक्शन दिखाया है। तो अब दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, अगर ये व्यक्तिगत तौर पर अपना विशेष फंक्शन दिखाता है, ये दोनों व्यक्तिगत तौर पर अपना विशेष फंक्शन दिखाते हैं, तो क्या थैलेमस और हाइपोथैलेमस अपना कोई विशेष फंक्शन नहीं दिखाते होंगे? बिल्कुल दिखाते हैं। यह कई सारे मेजर फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार है, जिनके बारे में हम आगे जब थैलेमस को डिटेल में पढ़ेंगे तो इसके व्यक्तिगत तौर पर क्या क्या फंक्शन है ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं थैलेमस के अंदर। जब आगे हम इसके बाद अगला टॉपिक थैलेमस हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे, उसके अंदर इन दोनों ऑर्गन के विस्तृत फंक्शंस जो है उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। हिप्पोकैम्पस और अमाइगडाला का फंक्शन यहां पर इसलिए लिख दिया क्योंकि इनके बारे में और डिटेल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर याद रखना है हमें, हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि मेमोरी कंट्रोल के लिए कौन से ऑर्गन जिम्मेदार हैं, लिम्बिक सिस्टम में क्या ये पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये दोनों लिम्बिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं और मेजर फंक्शन जो होता है इनका मेमोरी कंट्रोल करने का फंक्शन होने वाला है। तो इतनी जानकारी आपको हिप्पोकैम्पस अमाइगडाला के बारे में याद रखनी है। इसके अलावा पांचों मिलकर इमोशन कंट्रोल करते हैं और ऑल्फैक्टरी बल्ब जो होता है वह ऑल्फैक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। अब
लिम्बिक सिस्टम समझने के बाद एक बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर भविष्य में आपसे कोई लड़का या कोई लड़की आकर ये कहे कि मैं आपको दिल से चाहता हूं, तो इतना तो आपको क्लियर होना चाहिए कि वह आपको दिल से नहीं चाहता है, वह आपको लिम्बिक सिस्टम से चाहता है। तो पता रखें कि किसी व्यक्ति की भावनाओं को कंट्रोल करना लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन होता है। अब आगे बढ़ते हैं। लिम्बिक सिस्टम के फंक्शंस के साथ ही हमारा फोर ब्रेन की एनाटॉमी में टेलेंसीफेलॉन का हिस्सा पूरा हो चुका है। टेलेंसीफेलॉन में 4 हिस्से थे। पहला सेरेब्रम, दूसरा बेसल गैंग्लिया, देन हमने हिप्पोकैम्पस अमाइगडेला को लिम्बिक सिस्टम में इन्वॉल्व करते हुए उनके बारे में महत्वपूर्ण जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर या कोई विशेष फंक्शन था उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करना शुरू करते हैं डायेंसीफेलॉन के बारे में। अब डायेंसीफेलॉन की बात करें, यह फोर ब्रेन का ही दूसरा हिस्सा है। डायेंसीफेलॉन के अंदर भी हमने क्लासिफिकेशन के टाइम पर लिखा था कि इसके अंदर भी 4 अलग अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं। 4 ऑर्गन कौन कौन से? सबसे पहला तो होता है थैलेमस, दूसरा होता है हाइपोथैलेमस, तीसरा होता है सबथैलेमस और चौथा होता है मेटाथैलेमस। तो यहां पर डायेंसीफेलॉन नाम का जो हिस्सा है उसके अंदर भी 4 ऑर्गन्स पाए जाते हैं। पहला थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सबथैलेमस एंड मेटाथैलेमस। अब इसके अंदर हम क्या डिटेल पढ़ने वाले हैं, क्या हमारे लिए जानना जरूरी है, हमारे एग्जाम के एस्पेक्ट से कौन सा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में समझें। हम इन चारों के अंदर डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो है वह थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह हमारे शरीर में कई सारे महत्वपूर्ण एक्शंस को करवाते हैं, जबकि सबथैलेमस और मेटाथैलेमस कुछ माइनर से हिस्सों का नाम रखा गया है। ये व्यक्तिगत तौर पर कोई विशेष फंक्शन को पूरा नहीं करवाते हैं। यह थैलेमस हाइपोथैलेमस के ही सपोर्टिंग ऑर्गन की तरह काम करते हैं। तो हम यहां पर जब डिटेल्ड स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम इस थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सब थैलेमस और मेटाथैलेमस के बारे में याद रखें, ये एक माइनर संरचनाएं हैं, व्यक्तिगत तौर पर कोई विशेष फंक्शन नहीं दिखाते हैं, एक प्रकार की सपोर्टिंग संरचनाएं हैं। लेकिन संरचनाओं के नाम आपको जरूर याद रखने हैं कि डायेंसीफेलॉन में 4 हिस्से थे, 4 में से 2 मेनली महत्वपूर्ण फंक्शन करने वाले थे और 2 सपोर्टिव प्रकार के हिस्से थे। तो आगे हम डिटेल में इन दोनों के बारे में विस्तृत जानकारी डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हमने डायेंसीफेलॉन में पाए जाने वाले 4 हिस्सों के नाम लिखे। अब इसमें से हम पहले हिस्से के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं और पहले हिस्से का नाम है दैट इज थैलेमस। अब आती है बात कि थैलेमस क्या होता है, किसका बना होता है, क्या फंक्शन दिखाता है, इन सब के बारे में बात करते हैं। डायेंसीफेलॉन में जैसा कि हमने लिखा टोटल ऑर्गन तो कितने होते हैं? 4 होते हैं, लेकिन इन 4 ऑर्गन्स में से लगभग पूरे डायेंसीफेलॉन का 80% पार्ट जो होता है वह केवल और केवल कौन सा होता है? थैलेमस। मीन्स अगर ये डायेंसीफेलॉन है, इसमें अलग अलग हमने 4 ऑर्गन्स के नाम लिखे थे, तो सबसे बड़ा हिस्सा लगभग उसमें से 80% हिस्सा तो केवल कौन सी संरचना होती है? थैलेमस होती है। और बाकी जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था कि सब थैलेमस और मेटाथैलेमस बहुत माइनर सी स्ट्रक्चर के नाम है और कुछ बाकी मेजर हिस्सा जो है वह हाइपोथैलेमस का बना होता है। तो यहां ध्यान दें, पहली जानकारी यह है कि थैलेमस जो होता है यह पूरे डायेंसीफेलॉन का 80% हिस्सा कवर करता है। अब बात करते हैं कि थैलेमस जो होता है यह न्यूरॉन्स से बनी हुई संरचना होती है। मीन्स बहुत सारे न्यूरॉन्स के मिलने से एक ग्रुप जो बनता है उसको हमने थैलेमस का नाम दिया था। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि थैलेमस अगर न्यूरॉन्स के ग्रुप से बना हुआ है तो इसके अंदर न्यूरॉन्स का अरेंजमेंट क्या रहता है? तो इसके अंदर न्यूरॉन्स का अरेंजमेंट आउटर और इनर लेयर के अंदर देखा जाए तो यह सेरेब्रम से बिल्कुल विपरीत देखने को मिलता है। अब आपको पिछली क्लासों में पढ़ा गया याद करना होगा कि हमने पढ़ा था कि सेरेब्रम जो होता है उसमें एक कॉर्टेक्स होता है, एक मेडुला होता है। मीन्स एक आउटर लेयर होती है, एक बिल्कुल इनर लेयर होती है। और न्यूरॉन्स का अरेंजमेंट हमने ये पढ़ा था कि बाहर कॉर्टेक्स वाले एरिया में बहुत सारे सेल बॉडीज पाए जाते हैं और अंदर मेडुला वाले हिस्से में हमारे
एक्सॉन्स पाए जाते हैं जो कि व्हाइटिश अपीयरेंस देते हैं, जबकि कॉर्टेक्स के अंदर सेल बॉडी जो होते हैं वो ग्रे कलर का अपीयरेंस देने वाले हैं। यहां पर अरेंजमेंट जो है वो बिल्कुल विपरीत है। मींस आउटर एरिया जो होता है वो तो होने वाला है व्हाइट मैटर और इनर एरिया जो होता है वो होता है ग्रे मैटर। अब व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर लिखने से कुछ जानकारी तो क्लियर हो गई होगी। व्हाइट मैटर मींस व्हाइट अपीयरेंस किसकी वजह से था? वह फॉस्फोलिपिड के बंडल माइलिन शीथ की वजह से था, और वो माइलिन शीथ कौन से हिस्से पर होती है? वह एक्सॉन पर होती है। तो आउटर लेयर में यहां पर एक्सॉन्स पाए जाते हैं, जबकि इनर लेयर जो है वह हमें ग्रे मैटर देखने को मिलता है। इनर लेयर में क्या पाए जाएंगे? सेल बॉडी पाए जाएंगे। और ये हिस्सा ग्रे क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि सेल बॉडी के अंदर निसल्स ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, और इन निसल्स ग्रेन्यूल्स की वजह से हमारा इनर एरिया जो है वो हमें ग्रे मैटर के तौर पर देखने को मिलता है। तो थैलेमस में न्यूरॉन्स का अरेंजमेंट याद रखें। अगर मैं इस पूरे टुकड़े को अगर थैलेमस बोलता हूं तो इतना पता होना चाहिए कि थैलेमस के अंदर सेल बॉडीज जो हैं वो तो सारे सेंटर पार्ट में सिचुएटेड रहते हैं, और इन सब के एक्सॉन्स जो हैं वह बाहर की तरफ रहते हैं। मींस एक्सॉन्स जो हैं वह आउटर लेयर में हैं, और सबका सेल बॉडी जो है वह इनर एरिया के अंदर रहता है। तो इसलिए इनर ग्रे मैटर एंड आउटर व्हाइट मैटर के तौर पर देखने को मिलने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। अन्य विशेष जानकारी, अन्य जानकारी यह है कि थैलेमस के अंतर्गत जो संरचना होती है उसका सेंटर पार्ट के अंदर जो है एक कैविटी पाई जाती है। अब सेंटर पार्ट में कैविटी पाए जाने का मतलब समझें कि अगर पूरी संरचना में हमने बीच में सेल बॉडीज का जिक्र किया था तो सेल बॉडीज यहां मिडल लेयर में जरूर होंगी, उनके एक्सॉन्स आउटर लेयर में जरूर पाए जाएंगे। लेकिन सबसे अंदर के हिस्से की बात करें तो यहां पर बीच में बिल्कुल खाली स्थान पाया जाता है, कैविटी पाई जाती है। तो इस सेंट्रल पार्ट में जो कैविटी होती है उसे हम थर्ड वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। अब आपको पिछला पढ़ाया गया यहां पर भी रिकॉल करना होगा। हमने वेंट्रिकल्स नाम से पूरा टॉपिक पढ़ा है। वेंट्रिकल्स की डेफिनेशन में ही हमने ये कहा था कि खोपड़ी के अंदर ब्रेन की संरचना में पाए जाने वाली खोखली जगह या कैविटीज को हम वेंट्रिकल्स के नाम से जानते हैं। टोटल कितने होते हैं? हमने पढ़ा था कि 4 वेंट्रिकल होते हैं, 2 लेटरल वेंट्रिकल, तीसरा थर्ड वेंट्रिकल और चौथा फोर्थ वेंट्रिकल के नाम से जाना जाता है। तो हमने उनकी लोकेशन भी पढ़ी थी। थर्ड वेंट्रिकल जो होता है वो हमारे थैलेमस नाम की संरचना के अंदर सेंटर पार्ट में कैविटी के तौर पर एक खाली स्थान के तौर पर पाया जाता है। तो यहां हमने तीसरी जानकारी लिख दी कि थैलेमस के सेंटर पार्ट के अंदर कैविटी होती है जिसे हम थर्ड वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। अब आगे हम इसके फंक्शंस डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो न्यूरॉन्स से बना हिस्सा है, जो न्यूरॉन का इनर आउटर विशेष अरेंजमेंट से बनी हुई संरचना है, जो कि सेंटर पार्ट में थर्ड वेंट्रिकल नाम की कैविटी होती है, इस संरचना का एक्चुअल में क्या विशेष महत्व हमारे शरीर में होता है या क्या फंक्शन ये दिखाता है, इस बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहां अब एनाटॉमिकल संरचना के बाद में हम थैलेमस के फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ध्यान दें, थैलेमस के फंक्शंस क्या होंगे। तो विशेष तौर पर सबसे पहला और महत्वपूर्ण फंक्शन तो ये होता है कि इट एक्ट एज ए रिले स्टेशन। यह एक रिले स्टेशन के तौर पर काम करता है। अब इस बात को डिटेल में समझना होगा कि यह एक रिले स्टेशन के तौर पर काम करता है। अब रिले स्टेशन का पहले एक सामान्य भाषा में मतलब समझें। रिले स्टेशन का मतलब होता है प्रकाशन केंद्र। एग्जाम्पल के तौर पर आपने सुना होगा कि ये आकाशवाणी का जयपुर प्रकाशन केंद्र है। आपने ऐसे प्रकाशन केंद्र के नाम आकाशवाणी पर सुने होंगे जिन्हें हम एक्चुअल में रिले स्टेशन बोलते हैं। अब सोचने वाली बात यह है
कि किसी जगह पर बनाया गया विशेष जो प्रकाशन केंद्र होता है वो एक्चुअल में करता क्या है। वो प्रकाशन केंद्र इतना ही करता है कि अपने आसपास के एरिया में, माना कि जयपुर में प्रकाशन केंद्र है तो वो जयपुर में जो भी घटनाएं आसपास विशेष घट रही हैं उन सूचनाओं को एकत्रित करता है और उसे एफएम पर, उसे रेडियो पर प्रकाशित कर देता है। मैं सूचना को पहुंचा देता है, लोगों तक पहुंचाता है और सूचना को अपने आसपास के एरिया से एकत्रित करता है। तो यहां हमारा थैलेमस भी ऐसे ही एक प्रकाशन केंद्र की तरह काम करता है। अब किसका प्रकाशन करना है, सूचना कहां से इकट्ठा करनी है, इस बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि हमने सेरेब्रम के फंक्शन की बात कही थी, सेरेब्रम के अंदर विशेष तौर पर सेंसरी फंक्शन पाए जाते हैं। याद करें, सेंसरी फंक्शन में 5 अलग अलग एरिया की बात कही थी। एक सोमेटो सेंसरी एरिया, ऑडिटरी एरिया, विजुअल एरिया, गस्टेटरी एरिया, ऑल्फैक्टरी एरिया, उन विशेष एरियाज की बात कही थी। और वो सारे एरिया क्या सेरेब्रम में एक ही जगह पर थे या अलग अलग लोब्स में थे? वो सारे एरिया अलग अलग लोब्स में थे। टेम्पोरल के अंदर हमारे 2 एरियाज थे, एक ऑडिटरी, एक ऑल्फैक्टरी। हमारे पैराइटल में सोमेटोसेंसरी और गस्टेटरी एरियाज थे और हमारे ऑक्सीपिटल लोब में विजुअल एरिया प्रेजेंट था। यहां पर उनका कोरिलेशन समझें। मान लेते हैं ये हमारा पूरा शरीर है। पूरे शरीर में एक साथ बहुत सारी जानकारियां भी मिल सकती हैं। ये तो सोचने वाली बात है कि क्या ऐसा जरूरी है कि एक बार में शरीर में एक ही जानकारी आए और वो सुरक्षित तौर पर अप्रोप्रिएट जगह पर पहुंच जाए? क्या ऐसा संभव है या नहीं है? मान लेते हैं आप कहीं पर गिर जाते हैं, बाइक से गिर गए मान लिया जाए, और बाइक कहीं पर टकराती है तो टकराने से वहां पर एक साउंड भी जनरेट होगा और साथ ही साथ आपके गिर जाने से आपको पेनफुल इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। तो इसका मतलब आपके शरीर को एक साथ 2 स्टिमुलेशन मिल रहे हैं। अगर उतना जटिल एग्जाम्पल पे न भी जाएं तो सीधा सिंपल ये समझ लें कि अगर आप अभी अपने मोबाइल के अंदर वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं तब भी आपको 2 स्टिमुलेशन मिल रहे हैं। एक तो आपको आंखों में एक विजुअल इमेज दिखाई दे रही है और साथ ही साथ वीडियो का साउंड भी आपको सुनने को मिल रहा है। तो क्या आपके शरीर को अभी हाल फिलहाल 2 प्रकार के स्टिमुलेशन एक साथ मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? बिल्कुल मिल रहे हैं। तो अब इन दोनों जानकारियों का एक साथ इंटरप्रिटेशन कैसे होगा? आपका शरीर कैसे डिसाइड करेगा कि जो आंखें जो इंफॉर्मेशन ला रही हैं उसे तो मैं ऑक्सीपिटल लोब में विजुअल एरिया के पास भेजूं और जो कान साउंड की इंफॉर्मेशन ला रहे हैं उसे हम टेम्पोरल लोब में ऑडिटरी एरिया के पास भेजें? ये कैसे निर्धारित होगा? ये कैसे डिसाइड हो पाएगा? ये डिसाइड करने का काम जो करता है वो होता है हमारा थैलेमस। मीन्स पूरा डिटेल में समझें। मान लेते हैं कि ये हमारे ब्रेन के अंदर थैलेमस नाम की संरचना है। थैलेमस से थोड़ा आगे की तरफ मान लेते हैं यहां सेरेब्रम की संरचना है। सेरेब्रम जो कि फोर ब्रेन का हिस्सा है, तो यहां आगे तो सेरेब्रम है और उससे थोड़ा नीचे की तरफ, थोड़ा पीछे की तरफ मान लेते हैं यहां थैलेमस है। क्लियर? ये थैलेमस और ये सेरेब्रम सब कुल मिला के किसके हिस्से हैं? सब ओवरऑल तौर पर ब्रेन के ही हिस्से हैं। कोई फोर ब्रेन के टेलेंसिफेलॉन में है, कोई डायंसिफेलॉन में। मान लेते हैं यहां पर ये सेरेब्रम का हिस्सा हो गया और ये मान लेते हैं कि हमारा थैलेमस का हिस्सा है। क्लियर? यहां पर हमारी खोपड़ी के नीचे आगे गर्दन है और गर्दन से आगे पूरे शरीर के अलग अलग हिस्से प्रेजेंट हैं। अब यहां खोपड़ी के अंदर, इस ब्रेन के अंदर 2 जानकारियां गई। मान लेते हैं कि हमें दिखाई भी दे रहा है, विजुअल इमेजेस भी ब्रेन में जा रही हैं और साथ ही साथ ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, साउंड की आवाज भी ब्रेन के अंदर जा रही है। अब दोनों इंफॉर्मेशन जब हमारे ब्रेन में एंटर करती हैं तो यह सीधे ही सेरेब्रम के अंदर अप्रोप्रिएट सेंटर पर नहीं पहुंचती हैं। ध्यान देने वाली बात है, जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन जनरेट होगी, चाहे वो शरीर के किसी भी हिस्से में हो, जब वह डिस्टल पार्ट से आते हुए खोपड़ी में एंटर करेगी तो वो खोपड़ी में पहले किसके पास जाएगी? वह पहले जाने वाली है थैलेमस के पास में। अब थैलेमस बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमारा आकाशवाणी केंद्र होता है। अगर यहां कोई घटना घटती है तो आकाशवाणी केंद्र वालों के पास में सूचना आती है, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आती है। पूरे शरीर में कोई भी घटना हुई, कोई भी स्टिमुलेशन मिला, सारी की सारी जानकारी इस थैलेमस, इस प्रकाशन केंद्र के पास में आ गई।
अब प्रकाशन केंद्र क्या करता है? सूचना मिलते ही उस सूचना को रिसीव करके बैठा रहता है या फिर उसे अप्रोप्रिएट जगह लोगों तक पहुंचाने का काम करता है? तो जवाब यही होगा कि वह प्रकाशन केंद्र वाले यही करते हैं कि जब भी कोई सूचना मिलती है तो उसे लोगों तक पहुंचाने का, उसे सही जगह तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो यहां थैलेमस ने भी यही किया है। शरीर के अंदर जब भी कोई घटना होती है वो सारी जानकारी सबसे पहले ब्रेन में पहुंचती है थैलेमस के पास में। अब मान लेते हैं थैलेमस के पास आंखों वाली जानकारी भी आ गई और साथ ही साथ ईयर्स से आने वाली जानकारी भी थैलेमस के पास में आ गई। मीन्स आप लेक्चर देख भी रहे हैं और आप साथ ही साथ साउंड को सुन भी रहे हैं। दोनों जानकारियां एक साथ आपके ब्रेन में पहुंची और ब्रेन के थैलेमस वाले हिस्से को दोनों जानकारियां मिल गई। अब ये डिसाइड करना कि कौन सी इंफॉर्मेशन को मैं कौन से हिस्से के पास भेजूं, कौन सी जानकारी को कहां तक भेजना चाहिए, ये डिसीजन लेने वाला ऑर्गन होता है हमारा थैलेमस। अब थैलेमस क्या करेगा? यहां थैलेमस एक्शन में आते हुए ये करेगा कि जो जानकारी आंखों से विजुअल इमेजेस के तौर पर आई है उसे तो वो सीधा ट्रांसफर कर देगा ऑक्सीपिटल लोब के अंदर। कौन से एरिया में ट्रांसफर करेगा? ऑक्सीपिटल लोब के अंदर, जहां विजुअल एरिया प्रेजेंट है वहां इस जानकारी को ट्रांसफर कर देगा और साथ ही साथ जो ईयर्स से आने वाली, जो कान से आने वाली जानकारी है उसे वह टेम्पोरल लोब के अंदर ट्रांसफर कर देगा। अब इसका मतलब थैलेमस ने क्या किया? क्या थैलेमस ने किसी इंफॉर्मेशन को जनरेट किया? क्या उसने सूचना बनाई या सूचना रिसीव की? उसने कोई सूचना अपने आप में नहीं बनाई है। जो सूचना, जो घटना शरीर में घटी थी उसी की जानकारी थैलेमस को मिली। थैलेमस ने बैठे बैठे केवल इतना काम किया कि उसे बांट बांट कर, उसे सेग्रीगेट करना, उसे अलग अलग करके अप्रोप्रिएट जगह तक पहुंचाना, यह काम किया है आपके थैलेमस ने। बैठे बैठे यह कर दिया कि इंफॉर्मेशन अगर विजुअल थी, इमेजेस के तौर पर थी, तो उसे सीधा भेज दिया विजुअल एरिया में, और अगर वो साउंड की इंफॉर्मेशन थी तो उसे भेज दिया टेम्पोरल लोब में। और वहीं अगर ये जानकारी हाथ में पिन चुभने वाली होती तो क्या वो जानकारी थैलेमस तक पहुंचती या नहीं पहुंचती? वो जानकारी भी बिल्कुल थैलेमस के पास पहुंचती। अगर किसी ऑर्गन में पेन होता तो वो जानकारी भी सीधे धीरे धीरे ब्रेन में पहुंचकर पहले थैलेमस को मिलती और थैलेमस ये डिसाइड करता कि अगर ये पेन की जानकारी है तो उसकी अप्रोप्रिएट जगह जो होती है वह पैराइटल लोब में पाया जाने वाला सोमेटोसेंसरी एरिया होता है। तो अगर ये जानकारी पेन की होती तो हमारा थैलेमस उस इंफॉर्मेशन को सीधा पैराइटल लोब के अंदर ट्रांसफर कर देता। मींस थैलेमस सूचनाओं को डिवाइड करने वाला, अपने अपनी जगह पर भेजने वाला केंद्र होता है, इसलिए इसे हमने प्रकाशन केंद्र कहा है। इसी को हम रिले स्टेशन के नाम से जानते हैं। तो यहां तक उम्मीद है कि आपको पहला फंक्शन समझ में आ गया होगा। थैलेमस सभी सूचनाएं, जो हमारे शरीर में जो भी घटनाएं होती हैं उन सब को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद में अप्रोप्रिएट सेंटर्स तक उन्हें पहुंचाने का काम करता है। तो अब यह सवाल भी आता है कि थैलेमस कौन कौन से सेंस ऑर्गन से या कौन कौन से सेंसेशंस को रिसीव करता है? यह सभी प्रकार के सेंस ऑर्गन्स से आने वाली जानकारी को रिसीव करता है और उन्हें अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचाता है। लेकिन यहां पर भी एक अपवाद है, मींस एक एक्सेप्शन है कि यह पांचों सेंस ऑर्गन से आने वाली जानकारी को रिसीव करके इंटरप्रेट नहीं करवाता है। यह केवल 4 को इंटरप्रेट करवाता है। एक अपवाद के तौर पर जो इंफॉर्मेशन आपके थैलेमस तक नहीं पहुंचती है वो होती है इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑल्फैक्शन। मींस आपके नाक के अंदर अगर कोई स्मेल से संबंधित जानकारी है तो वो पहले थैलेमस के पास नहीं जाएगी, वह ऑल्फैक्टरी बल्ब से होते हुए सीधे ऑल्फैक्टरी एरिया तक पहुंच जाती है। उस सूचना को अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचने के लिए थैलेमस से गुजरना जरूरी नहीं होता है। तो याद रखें कि थैलेमस जो होता है बाकी सभी सूचनाओं को ब्रेन के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाता है एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑल्फैक्शन। मींस ऑल्फैक्शन से संबंधित जानकारी को यह नहीं पहुंचाता है और बाकी समस्त जानकारियों को हमारा
थैलेमस जो होता है अपने अप्रोप्रिएट लोकेशंस तक भेजने का काम करता है। तो ये तो हो गया इसका पहला फंक्शन कि यह रिले स्टेशंस के तौर पर काम करता है। दूसरे फंक्शन पर आते हैं। दूसरा फंक्शन ये होता है कि थैलेमस पार्टिसिपेट्स इन द लिम्बिक सिस्टम। दूसरा फंक्शन ये है कि आपका थैलेमस जो होता है वह लिम्बिक सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट करता है। मींस जिसे हमने इमोशनल ब्रेन का नाम दिया था, शरीर के इमोशंस कंट्रोल करने वाला सिस्टम, यह उसके अंदर भी अपना योगदान प्रोवाइड करवाने वाला है। तीसरे फंक्शन पर आते हैं। तीसरा फंक्शन ये होता है कि आपका थैलेमस जो होता है वह पेन गेट के अंदर इन्वॉल्व रहता है, पेन गेट के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला है। अब पेन गेट के अंदर क्या करता है, क्या फंक्शन होता है थैलेमस का, वो समझें। पहले तो पेन गेट का मतलब समझें। पेन गेट जो है यहाँ पर, पेन गेट का यहाँ पर सिंपल मीनिंग ये निकल रहा है कि पेन से संबंधित पूरा पाथवे। अब पेन का पाथवे क्या है, उसकी सिंपल फिजियोलॉजी समझें। अगर हमें शरीर के किसी भी हिस्से में किसी भी स्टिमुलेशन के द्वारा अगर पेन होता है, सिंपल एग्जांपल, मान लीजिए आप रास्ते में चल रहे हैं और रास्ते में कोई नुकीली वस्तु, कोई धारदार वस्तु पड़ी हुई है। जैसे ही आपने चलने के दौरान अपना पैर जो है वो उस नुकीली वस्तु पर रख दिया, सबसे पहले आपको वो पैर के अंदर एक स्टिमुलेशन प्राप्त हुआ। स्टिमुलेशन क्या था? पेन की जानकारी थी। अब वो जानकारी कहां जाएगी? वो जानकारी पैर से चलते हुए आकर पहले आएगी स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए जाएगी थैलेमस के पास में। मींस ब्रेन के अंदर जब एंटर करेगी तो ब्रेन के अंदर पहले जाएगी थैलेमस के अंदर। थैलेमस क्या करेगा? क्या वह पेन की इंफॉर्मेशन को देखकर डिसीजन सुना देगा? क्या वो तुरंत प्रतिक्रिया दे देगा? थैलेमस का काम वापस रिएक्शन देना या प्रतिक्रिया करवाना नहीं होता है, डिसीजन लेना, प्रतिक्रिया देना, ये सब सेरेब्रम का काम होता है। तो थैलेमस केवल इतना करता है कि जैसे ही पेन से संबंधित जानकारी थैलेमस तक आती है, थैलेमस ये समझ जाता है कि ये इंफॉर्मेशन दर्द से संबंधित है और इस जानकारी को हमें तुरंत सोमेटोसेंसरी एरिया तक पहुंचाना चाहिए। तो यहां पर हमारा थैलेमस उस जानकारी को तुरंत सोमेटोसेंसरी एरिया तक पहुंचा देता है और हमें यह पता लग जाता है कि हमें पैर में कोई पेन हो रहा है या कोई नुकीली वस्तु चुभी है, और तुरंत प्रतिक्रिया के तौर पर हम अपना पैर वहां से हटा लेते हैं। इस पूरे पाथवे को हम पेन गेट के नाम से जानते हैं, पेन पाथवे के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत थैलेमस का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। योगदान इतना ही है कि जब पेन की जानकारी ब्रेन तक आती है तो उसे तुरंत अप्रोप्रिएट एरिया तक भेज देना, तुरंत सोमेटोसेंसरी एरिया तक ट्रांसफर कर देना, यही फंक्शन था हमारे थैलेमस का। तो यहां इसी के साथ थैलेमस के तीनों फंक्शन पूरे हो चुके हैं। तो थैलेमस के बारे में 2-3 महत्वपूर्ण बातें एनाटॉमिकल एस्पेक्ट की पढ़ी और मेन फंक्शन के तौर पर हमने 3 फंक्शन लिखे हैं। इसका पहला और महत्वपूर्ण फंक्शन जरूर याद रखें कि थैलेमस एक प्रकार का रिले स्टेशन होता है, मींस प्रकाशन केंद्र होता है, जो कि अलग अलग सेंसरी इंफॉर्मेशंस को रिसीव करता है और सेंसरी इंफॉर्मेशंस को रिसीव करने के बाद में उन्हें अप्रोप्रिएट एरिया तक पहुंचाने का काम करता है। अब आती है बात थैलेमस के बाद में, अब हम डिस्कस करने वाले हैं दूसरे हिस्से के बारे में, और हमारा दूसरा हिस्सा होता है दैट इज द हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस का नाम तो सभी ने सुना ही होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है और बहुत सारे मेजर फंक्शन शरीर के यह रेगुलेट करवाता है। तो हम हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ सुपरफिशियल जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ऐसी कुछ एनाटॉमिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं। सबसे पहली जानकारी तो ये है कि हाइपोथैलेमस भी अपने आप में न्यूरॉन्स से बनी हुई संरचना होती है। न्यूरॉन्स बहुत सारे, हजारों की संख्या में न्यूरॉन जब इकट्ठा होकर एक विशेष संरचना बनाते हैं, उसे हमने हाइपोथैलेमस का नाम दिया है। यहां पर भी न्यूरॉन्स का अरेंजमेंट जो होता है वो सेम उसी प्रकार का होता है जैसा थैलेमस के अंदर था। थैलेमस में कैसा था? द आउटर एरिया हैज द व्हाइट मैटर एंड द इनर एरिया हैज द ग्रे मैटर। जहां पर भी व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर का जिक्र किया जाए तो आपको यह बात जरूर दिमाग में क्लिक हो जानी चाहिए कि व्हाइट मैटर का तात्पर्य है कि वहां बहुत सारे एक्सॉन्स हैं और ग्रे मैटर का मतलब है वहां पर बहुत सारे सेल बॉडीज हैं। तो इतना पता रखें। तो हाइपोथैलेमस के अंदर भी आउटर लेयर के अंदर व्हाइट मैटर और इनर लेयर के अंदर ग्रे मैटर पाया जाता है। अब बात करते हैं
हाइपोथैलेमस के पार्ट्स के बारे में, तो हाइपोथैलेमस के अंदर मेनली दो हिस्से होते हैं। पहला होता है एंटीरियर हाइपोथैलेमस और दूसरा होता है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। मीन्स दो टुकड़े हैं पूरे हाइपोथैलेमस की संरचना के। आगे वाले हिस्से को हमने बोल दिया एंटीरियर हाइपोथैलेमस और पीछे वाले हिस्से को हमने बोल दिया पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। अब बात करते हैं कि इस हाइपोथैलेमस नाम की संरचना का विशेष फंक्शंस क्या होते हैं, यह मेनली कौन कौन से काम को शरीर में रेगुलेट करता है, इस बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहली जानकारी यह है, द हाइपोथैलेमस इज आल्सो नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इसे हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अब मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों कहा, यह समझने के लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मास्टर ग्लैंड का मतलब क्या होता है। क्लियर? मास्टर ग्लैंड होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, जिसे कि हमने मास्टर ग्लैंड का नाम दिया है। अब पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा गया है, क्योंकि पीयूष ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जो कि हमारी खोपड़ी के अंदर जो क्रेनियल कैविटी में तो रहती है और वह अपने द्वारा छोड़े गए अलग अलग हार्मोन्स के माध्यम से अन्य जो एंडोक्राइन ग्रंथियां हैं, जैसे कि थायराइड हो गया, जैसे कि आपका एड्रिनल हो गया, उन ग्रंथियों के काम को वह बैठकर रेगुलेट करता है, उन्हें कमांड देता है। इसलिए हमने पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अब पिट्यूटरी को मास्टर इसलिए कहा क्योंकि वह अन्य ग्रंथियों को आदेश दे रहा था, रेगुलेट कर रहा था, उनके काम को ठीक से करवा रहा था। अब हमने हाइपोथैलेमस को यह कहा है कि यह मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है। इसका मतलब मास्टर का भी मास्टर मतलब ये हेडमास्टर है। तो यहां हेडमास्टर से मतलब यह है कि जब पिट्यूटरी ग्रंथि को अपने कितने हार्मोन बनाने हैं, कितनी मात्रा में बनाने हैं, कौन कौन से हार्मोन बनाने हैं, ये सभी कामों को निर्धारित करने वाला ऑर्गन भी कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस, जो कि अलग अलग प्रकार के रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटरी हार्मोन्स के माध्यम से आपका पिट्यूटरी ग्रंथि के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। इसलिए इसे हमने मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड का नाम दिया है। एग्जाम्पल एक समझे, पूरा यहां पर हम पूरी पिट्यूटरी ग्रंथि या पूरी पिट्यूटरी ग्रंथि के हार्मोन्स के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, हम यहाँ पर नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इसी से अधेड़ रहते हैं। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। सभी ने ग्रोथ हार्मोन का नाम तो सुना ही होगा। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलता है? ऑब्वियस ही बात है कि यह पीयूष ग्रंथि मीन्स पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला एक ऐसा हार्मोन है जो किसी बच्चे के या किसी व्यक्ति के शारीरिक विकास के लिए, उसके शरीर में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, जिसे हमने ग्रोथ हार्मोन का नाम दिया है। ये बनाता तो है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड कभी भी स्वतः डिसीजन लेकर खुद काम को शुरू करके ग्रोथ हार्मोन का निर्माण नहीं करवाता है। यह हाइपोथैलेमस के द्वारा दिए गए आदेश पर आश्रित रहता है और हाइपोथैलेमस सबसे पहले निर्माण करता है GHRH नाम के हार्मोन का। तो GHRH की पहले फुल फॉर्म समझे। GHRH का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस ने बनाया GHRH। यह रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलकर गया पिट्यूटरी के पास में। जब पिट्यूटरी को ऐसा इंस्ट्रक्शन मिलता है तब जाकर वह ग्रोथ हार्मोन का निर्माण करता है। इसलिए पिट्यूटरी ग्रंथि अपना काम करने के लिए हाइपोथैलेमस पर डिपेंडेंट रहता है। इसलिए हमने पहला फंक्शन ये लिखा है कि हमारा हाइपोथैलेमस जो होता है वह मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के तौर पर काम करता है। वह पिट्यूटरी ग्रंथि को भी रेगुलेट करने का काम करता है। दूसरे फंक्शन पर आते हैं। दूसरा फंक्शन यह होता है कि यह पिट्यूटरी ग्रंथि से अलग अलग हार्मोन्स के बनने को बढ़ावा देने के साथ साथ यह कुछ हार्मोन रेडीमेड बना के सीधे पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सौंपता भी है, ताकि वो जरूरत पड़ने पर हमारे सर्कुलेशन में रिलीज कर पाए। ऐसे रेडीमेड दो हार्मोन्स होते हैं। सभी ने उन दोनों हार्मोन्स के नाम भी सुने होंगे। पहला तो होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन।
मीन्स पहले जो हमने हार्मोन लिखा था वह तो जाता है, पिट्यूटरी को आदेश देता है और पिट्यूटरी से एक विशेष हार्मोन के निर्माण को बढ़ावा देता है। मीन्स ग्रोथ हार्मोन बनाया किसने? ध्यान दें, एंडोक्राइन थोड़ा कंफ्यूजिंग सिस्टम है, तो यहां पर कंफ्यूज ना हो, पहले क्लियरली बातों को समझें। ग्रोथ हार्मोन बनाता कौन है? तो आंसर होना चाहिए पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि ग्रोथ हार्मोन बनवाता कौन है? किसने आदेश दिया, किसने इंस्ट्रक्शन दिया? तो जवाब होना चाहिए हाइपोथैलेमस आदेश देता है, तब जाके पिट्यूटरी खुद ब खुद उस आदेश की पालना करते हुए अपने अंदर ग्रोथ हार्मोन का निर्माण कर लेता है। लेकिन एडिशनल बात यह है कि हाइपोथैलेमस दो हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन और एडीएच का निर्माण करके उसे बने बनाए हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सौंप देता है। इतना तो पता ही होगा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद अपने आप में हार्मोन नहीं बनाता है, वो हाइपोथैलेमस से दोनों बने बनाए हार्मोन लेता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे सर्कुलेशन में रिलीज कर देता है। तो इसलिए यह पिट्यूटरी ग्रंथि को आदेश देने के साथ साथ दो हार्मोन बना के रेडीमेड ट्रांसफर भी करता है और वह पोस्टीरियर पिट्यूटरी को प्रोवाइड करवाता है। अब अगले फंक्शन पर आते हैं। हमारा अगला फंक्शन यह है कि हाइपोथैलेमस जो होता है वह बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब समझें, दैट इज सर्केडियन रिदम। बायोलॉजिकल क्लॉक को हम सर्केडियन रिदम के नाम से भी जानते हैं। इसका तात्पर्य समझें, बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब है जैविक घड़ी। अब जैविक घड़ी से क्या तात्पर्य निकल रहा है? जनरली जब भी आप एक रूटीन जीवन जी रहे हैं, नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, तो आपके ब्रेन के अंदर भी एक निश्चित दिनचर्या सेट रहती है। मीन्स निश्चित दिनचर्या से मतलब यह है कि हमारा ब्रेन भी एक निश्चित गतिविधियों से आदतन हो जाता है। मीन्स अगर आपको आदत है एक निश्चित समय पर उठने की, तो आप अलार्म नहीं भी लगाते हैं तो रोजाना आपको 6 बजे 7 बजे एग्जैक्ट टाइम पर नींद खुल जाती है। आपको एक निश्चित समय पर नाश्ते के लिए भूख लगने लगती है, आपको एक निश्चित समय होने पर लंच के लिए भूख लगने लगती है, एक निश्चित समय बाद शाम को आपको नींद आने लगती है। मीन्स दिमाग के अंदर एक निश्चित दिनचर्या, एक निश्चित ढांचा सेट रहता है और उसी ब्रेन के अंदर सेट रहने वाली दिनचर्या को ही हमने बायोलॉजिकल क्लॉक का नाम दिया है। तो मीन्स आपका ब्रेन भी अंदर ही अंदर अपना एक निश्चित शेड्यूल बनाए हुए है, उसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। और इस बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन रखना हमारा हाइपोथैलेमस का फंक्शन होता है और इसी दिमाग के अंदर सेट दिनचर्या को हम सर्केडियन रिदम के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पर सवाल आता है कि हमारे शरीर में बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन रखना, दिमाग में एक निश्चित दिनचर्या सेट रखना किसका फंक्शन है? तो आंसर होना चाहिए कि यह हाइपोथैलेमस का फंक्शन है। लेकिन इस काम को करने के लिए एक अन्य ऑर्गन भी जिम्मेदार होता है और वह अन्य ऑर्गन होता है पीनियल ग्लैंड। ध्यान दें, पीनियल ग्लैंड द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्रंथि जो होती है जिसे हम पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। तो यह पीनियल ग्लैंड जो होती है यह भी अपने आप में बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार होती है। तो ध्यान दें, बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन रखना पहला या मेनली प्राइमरी फंक्शन तो यह होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा, लेकिन साथ ही साथ एडिशनली इसी काम को पीनियल ग्लैंड भी पूरा करवाती है। तो यहां ध्यान दें कि बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करना हमारे पीनियल ग्लैंड का भी फंक्शन रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। इन सभी के अलावा और भी कुछ फंक्शन हमारे हाइपोथैलेमस के होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। हमारे हाइपोथैलेमस का चौथा फंक्शन यह होता है कि इट कंट्रोल्स या इट रेगुलेट्स द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ध्यान दें, हमने ये लिखा है कि हाइपोथैलेमस का चौथा काम यह होता है कि यह ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। पहले तो आप सभी को यह पता होगा कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है। नाम से ही क्लियर है, जो कि ऑटोमेटिक हो, जो हमारी इच्छा के अनुरूप काम न करता हो, जो हमारी स्वैच्छिक गतिविधियों में नहीं आता हो, उससे हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिसके दो हिस्से हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ध्यान दें,
ये दोनों प्रकार के नर्वस सिस्टम जो हैं ये हमारे वॉल्यूंटरी कंट्रोल में तो नहीं है, हम अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन ब्रेन का एक टुकड़ा उनकी कार्यशैली को कंट्रोल कर सकता है और वह होता है हाइपोथैलेमस। मींस हाइपोथैलेमस सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के कामों को कंट्रोल कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। वह हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं हो सकते, लेकिन हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में वो जरूर होते हैं। तो यहां पर हमने चौथा फंक्शन लिखा था कि हाइपोथैलेमस जो होता है वह ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला फंक्शन ये है कि हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर कई सारे अलग अलग प्रकार के सेंटर्स पाए जाते हैं, कई सारे अलग अलग काम हैं जिन्हें कंट्रोल करने के लिए अलग अलग सेंटर हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर पाए जाते हैं। अब सेंटर कौन कौन से हैं उनके बारे में समझें। सबसे पहला तो होता है टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर। इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा कि शरीर में तापमान को नियंत्रित करने वाला सेंटर जो होता है वह हाइपोथैलेमस के अंदर होता है। अब ध्यान दें कि टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है क्या, कहाँ होता है और क्या काम करने वाला है। हमारा शरीर जो है उसके आंतरिक मेटाबॉलिक गतिविधियां एक नॉर्मल तरीके से रह पाए, इसके लिए हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहना जरूरी है। तापमान नॉर्मल से कम हो जाता है जिसे हम हाइपोथर्मिया बोलते हैं, तब भी हमारी मेटाबॉलिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं, और वही तापमान अगर 37 से बढ़कर हाइपरथर्मिया की तरफ चला जाए तब भी हमारी मेटाबॉलिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। तो यहां हम शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड नियंत्रित रखना चाहते हैं, और इसे इस निश्चित तापमान में नियंत्रित रखना जो होता है वह काम होता है हाइपोथैलेमस का। अब ये बताइए कि तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड नियंत्रित कैसे रहेगा। इसके लिए शरीर में नया तापमान जनरेट होना चाहिए या शरीर से तापमान का लॉस होना चाहिए। तो सिंपल आप में भी कॉमन सेंस से इस आंसर आ रहा होगा कि दोनों गतिविधियां जरूरी हैं। अगर दोनों में से कोई सी भी गतिविधि ज्यादा या कम होती है तो शरीर का तापमान एक निश्चित रेंज में नहीं रह पाएगा। मान लेते हैं हमारे शरीर में तापमान बने ही ना, मतलब नया हीट जनरेट ना हो, केवल हीट लॉस ही लॉस होता रहे, तो क्या होगा, तापमान 37 रहेगा या धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। अगर नया तापमान जनरेट ही नहीं होगा, लगातार लॉस ही होता रहेगा, तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर का तापमान गिर जाएगा। वहीं अगर मैं कहूं कि तापमान शरीर में जनरेट तो बहुत होता रहे लेकिन शरीर से हीट का लॉस ही ना हो, तो क्या होगा, तो शरीर का तापमान 37 से कहीं ज्यादा पहुंच जाएगा और वह हाइपरथर्मिया में चला जाएगा। इसका मतलब अगर हम चाहते हैं कि तापमान 37 पर रहे, न तो 37 से कम जाए और न ही 37 से ऊपर जाए, अगर हम पलड़े को बराबर रखना चाहते हैं तो हमारे पास दोनों गतिविधियां होना जरूरी है। मीन्स हीट जनरेट होना भी जरूरी है और हीट लॉस होना भी जरूरी है। इन दोनों गतिविधियों के लिए हमारे हाइपोथैलेमस में सेंटर्स पाए जाते हैं। एक होता है हीट जनरेटिंग सेंटर और एक होता है हीट लॉस सेंटर। अब दोनों कब काम करते हैं इसके बारे में हम समझेंगे। हीट जनरेटिंग सेंटर जो होता है यह तो पाया जाता है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस के अंदर, और हमारा हीट लॉस सेंटर जो होता है यह पाया जाता है एंटीरियर हाइपोथैलेमस के अंदर। हमने शुरुआत में ही हाइपोथैलेमस की एनाटॉमिकल संरचना में लिखा था कि अगले हिस्से को एंटीरियर हाइपोथैलेमस कहा गया है और पिछले हिस्से को पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस कहा गया है। तो यहां पर ध्यान दें, अगर हम हीट जनरेटिंग सेंटर की बात करें तो यह पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में कब काम करेगा वो समझें। मान लेते हैं कि हम बहुत ही ठंड के माहौल में बाहर घूम रहे हैं, शरीर का तापमान लगातार गिरता जा रहा है, तब शरीर को नया हीट अंदर से मिलने की जरूरत है, शरीर में हीट जनरेट होने की आवश्यकता होती है। जब भी हमारे शरीर का तापमान किसी कारणवश 37 से नीचे गिर जाता है तो वहां तुरंत एक्शन में आने वाला सेंटर होता है हीट जनरेटिंग सेंटर। और अगर वहीं मैं कहूं कि सर्दियों के दिन ना होकर गर्मी के दिन है, आप बाहर घूम रहे हैं, बाहर तेज गर्म हवाएं चल रही हैं, लू चल रही हैं, ऐसी स्थिति में अगर आप बाहर घूमते हैं
तो आपके शरीर का तापमान 37 न रहते हुए यह 38-39 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? क्या तब भी हाइपोथैलेमस को बचाव में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाइपोथैलेमस दोनों परिस्थितियों में बचाव में आता है। तापमान कम हो जाएगा तब भी वह उसे नॉर्मल लाने की कोशिश करेगा, और ज्यादा हो जाएगा तब भी वह उसे नॉर्मल लाने की कोशिश करेगा। तो जब आप गर्म हवाओं से एक्सपोज हुए हैं, आपका तापमान 38-39 तक पहुंच गया है, तब तुरंत आपका एंटीरियर हाइपोथैलेमस का हीट लॉस सेंटर एक्शन में आएगा और लगातार शरीर से तापमान को बाहर निकलवाएगा और तापमान को 39 से वापस नॉर्मल 37 की तरफ लाने की कोशिश करेगा। मीन्स अलग अलग परिस्थितियों में दोनों सेंटर हमारे लिए मददगार होते हैं। हीट जनरेटिंग सेंटर तापमान को कम नहीं होने देता है और हीट लॉस सेंटर कभी तापमान को एक्सेस नहीं होने देता है। दोनों मिलजुल कर काम करते हैं और तापमान को एक निश्चित रेंज में 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन रखने में सहायक होते हैं। अब बात करते हैं टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर के बाद में हमारा दूसरा होता है थर्स्ट सेंटर। थर्स्ट सेंटर का मतलब है प्यास से संबंधित सेंटर। मीन्स शरीर के अंदर वाटर रेगुलेशन, शरीर में पानी की मात्रा को बढ़ावा देना, पानी के इंटेक को बढ़ावा देना, इसके लिए भी हमारा हाइपोथैलेमस जिम्मेदार होता है। और हाइपोथैलेमस के अंदर विशेष तौर पर थर्स्ट सेंटर, प्यास का सेंटर पाया जाता है। अब नाम से ही क्लियर है, थर्स्ट सेंटर है तो किसे रेगुलेट करने वाला है? यह शरीर में वाटर इनटेक को रेगुलेट करने वाला है, शरीर में पानी के इनटेक को बढ़ावा देने वाला है, पानी की कमी को रोकने वाला है और आपकी प्यास को निरंतर लगाते रहना, शरीर में पानी की आपूर्ति करते रहना, यह इस सेंटर का काम होने वाला है। अब बात करते हैं, क्या हम नॉर्मल रूटीन जीवन जी रहे हैं तो क्या पूरे 24 घंटे लगातार ये सेंटर एक्टिवेट रहेगा? क्या पूरे 24 घंटे हर एक एक मिनट में हमें प्यास लगती रहेगी? क्या बार बार हम पानी का इंटेक करते रहेंगे? तो जवाब होगा कि हम बार बार हर एक मिनट में तो पानी नहीं पीते हैं। एक निश्चित समयांतराल के बाद जब हमें प्यास लगती है तभी हम पानी का इंजेक्शन करते हैं। ऐसा क्यों? थर्स्ट सेंटर का भी अपना काम करने का एक विशेष तरीका होता है। तरीका यह है कि यह थर्स्ट सेंटर लगातार 24 घंटे एक्टिवेट नहीं रहता है। यह तब एक्टिवेट होता है जब शरीर के अंदर पानी की कमी होने लगती है या पानी की जरूरत महसूस होने लगती है, तभी यह सेंटर एक्टिवेट होने वाला है। अब सोचने वाली बात यह है कि खोपड़ी के अंदर बैठे हुए इस हाइपोथैलेमस को कैसे पता लगेगा कि शरीर के अंदर पानी की कमी हो रही है, वाटर के इनटेक को बढ़ाना चाहिए? ये जानकारी कैसे पहुंचेगी? तो इसका आंसर ये है कि हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर जरूर बैठा है, लेकिन जब ब्रेन के अंदर जो ब्लड सप्लाई जा रही है, उस ब्लड के अंदर जो ऑस्मोलरिटी रहने वाली है, उसके आधार पर हमारे हाइपोथैलेमस में बैठा थर्स्ट सेंटर काम करने वाला है। अब ध्यान दें, ऑस्मोलरिटी शब्द का मतलब समझें। ऑस्मोलरिटी का मतलब होता है कंसंट्रेशन या सांद्रता, खून कितना गाढ़ा है, कितना पतला है, उसी को हम ऑस्मोलरिटी के नाम से जानते हैं। तो यहां पर खून के गाढ़े और पतले होने के आधार पर हाइपोथैलेमस ये निर्णय लेता है कि पानी कम है कि पानी ज्यादा है। अब एक कॉमन सेंस वाला सवाल है आपसे, आपको पानी की आवश्यकता कब महसूस होगी? जब आपके शरीर में खून गाढ़ा होने लग जाएगा या पतला होने लग जाएगा? तो ऑब्वियस कॉमन सेंस वाला आंसर है कि जब शरीर में खून गाढ़ा होने लग जाएगा, जब शरीर में पानी की कमी होने लग जाएगी, ऐसी स्थिति में हमारे हाइपोथैलेमस का थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट होगा और हम बहुत सारा पानी पीने वाले हैं। अब ये बताइए, पानी पी लेने से शरीर में क्या परिवर्तन आ जाएगा? परिवर्तन ये आएगा कि जब आप पानी पिएंगे तो वो पानी एब्जॉर्ब होकर हमारे सर्कुलेशन में आएगा, और अगर वो पानी ब्लड सर्कुलेशन में आएगा तो खून वापस और गाढ़ा हो जाएगा या वापस पतला होकर नॉर्मल कंसंट्रेशन में आ जाएगा। तो जवाब ये है कि अगर हम पानी का इंटेक बढ़ा देंगे तो वह पानी एब्जॉर्ब होकर सर्कुलेशन में आएगा और वापस से हमारे ब्लड की कंसंट्रेशन नॉर्मल हो जाएगी। इसका मतलब थर्स्ट सेंटर कब स्टिमुलेट होगा?
खून गाढ़ा होने की स्थिति में या खून पतला होने की स्थिति में? तो जवाब ये होना चाहिए कि जब भी हमारे खून की ऑस्मोलरिटी ज्यादा होती है, मीन्स जब भी हमारा खून पानी की कमी की वजह से गाढ़ा होने लगता है, तब जाकर हमारा थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट होता है, हमें प्यास लगती है और हम पानी के इनटेक को बढ़ावा देते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरे प्रकार के सेंटर के काम करने का तरीका, जो कि पानी के इनटेक को बढ़ावा देता है। और पानी का इनटेक तब बढ़ाते हैं हम जब हमारे शरीर में खून गाढ़ा होने लगता है, ब्लड की ऑस्मोलरिटी बढ़ने लगती है। तो यहां हम सेंटर्स का जिक्र कर रहे थे। ब्रेन हाइपोथैलेमस में पाए जाने वाले दो सेंटर हमने पढ़े, एक टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर और दूसरा थर्स्ट सेंटर। तीसरा होता है फूड इनटेक सेंटर। जैसा शरीर में पानी की मात्रा की आपूर्ति करने वाला सेंटर होता है कि शरीर में पानी अधिक पिया जाए कि नहीं पिया जाए, खून कब गाढ़ा है कब पतला है, इस आधार पर पानी के इनटेक को रेगुलेट करने वाले सेंटर के साथ साथ में हमारे शरीर में फूड इनटेक को नियंत्रित करने वाला भी सेंटर होता है। तो यहां फूड इनटेक को नियंत्रित करने वाले सेंटर्स दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तो होता है एपेटाइट सेंटर, ध्यान दें, और दूसरा होता है सैटाइटी सेंटर। यहां फूड इनटेक को रेगुलेट करने वाले सेंटर में हमने दो नाम लिखे हैं, पहला होता है एपेटाइट सेंटर और दूसरा होता है सैटाइटी सेंटर। अब फूड इनटेक को रेगुलेट करने से सीधा मतलब ये नहीं है कि ये सेंटर खाने के इनटेक को बढ़ाता है। ये सेंटर केवल खाने के इनटेक को बढ़ाता नहीं है, यह शरीर की आवश्यकतानुसार खाने के इनटेक को नियंत्रित करता है। न तो एक्सेसिव फूड इनटेक को बढ़ावा देगा और न ही कम खाने के इनटेक को बढ़ावा देगा। मीन्स आवश्यकतानुसार खाने की आपूर्ति करना वो इस सेंटर का काम होने वाला है। अब आपूर्ति बहुत ज्यादा भी ना हो, बहुत कम भी ना हो, इसके लिए फूड इनटेक को रेगुलेट करने के लिए दो अलग अलग सेंटर पाए जाते हैं। पहला होता है एपेटाइट सेंटर और दूसरा होता है सैटाइटी सेंटर। इन दोनों की विशेषता समझें। एपेटाइट सेंटर जो होता है यह हंगर को बढ़ावा देता है। मीन्स यह एपेटाइट सेंटर जब भी एक्टिवेट होगा, हमें बहुत तेज भूख लगने लगेगी, हमें हंगर महसूस होगा, और भूख लगने लगेगी तो क्या होगा, जैसे ही हमें भूख लगने लगेगी हम फूड के इनटेक को बढ़ा देंगे या कम कर देंगे, हम खाने के इनटेक को बढ़ा देंगे, हम चीजों को खाने लगेंगे। तो यहां पर हमारे खाने को रेगुलेट करने वाले दो सेंटर के अंदर से जो पहला वाला सेंटर है यह भूख लगवाता है और भूख लगवाने के साथ साथ खाने के इनटेक को बढ़ावा देने का काम करता है। अब बात करते हैं, अगर हमारे शरीर में एक ही सेंटर होता, अगर दूसरा सेंटर नहीं होता तो क्या होता। मीन्स अगर हमारे पास में एपेटाइट सेंटर ही होता, ये दूसरा सैटाइटी सेंटर नहीं होता, तो क्या नुकसान था। नुकसान ये था कि आपको एक बार हंगर महसूस होती, भूख महसूस होती, आप सीधा खाने की तरफ टूट पड़ते और आप खाने के इनटेक को बढ़ाते रहते, आप लगातार एक ही घटना करते, खाते ही जाओ खाते ही जाओ। तो ऐसी स्थिति में क्या होता, आप रुकते ही नहीं और आपका पेट फट जाता। लेकिन होता यह है कि हमें एक कुछ समयांतराल बाद में, एक निश्चित समय तक फूड इनटेक करने के बाद में थोड़ा पेट भरने वाली फीलिंग आती है, हमें एक संतृप्ति वाली फीलिंग आती है, और उस प्रकार फीलिंग ऑफ फुलनेस देने वाला, पेट भरा हुआ महसूस करने वाला जो सेंटर होता है उसे हम सैटाइटी सेंटर के नाम से जानते हैं। यह एपेटाइट सेंटर से बिल्कुल विपरीत काम करने वाला है। एपेटाइट सेंटर जहां भूख को बढ़ावा दे रहा था और भूख को बढ़ावा देने से वह फूड के इनटेक को बढ़ा रहा था, वहीं हमारा सैटाइटी सेंटर जो होता है यह हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस प्रोवाइड करवाता है, हमें पेट भरने जैसी फीलिंग देता है, और फीलिंग ऑफ फुलनेस देने की वजह से यह फूड इनटेक की दर को कम कर देता है, यह इसमें फूड इनटेक को रोक देता है। अब बात करते हैं कि हमें
भूख लगती है। ये लॉजिक तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब खाना नहीं खाएंगे तो शरीर में एनर्जी का लेवल कम होने लगेगा, खून में ग्लूकोज का लेवल भी कम होने लगेगा। तो सीधा सीधा हमारे ब्रेन को पता लग जाएगा कि भाई शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम है, एनर्जी का लेवल भी कम है, तो व्यक्ति को भूख लगनी चाहिए और तुरंत जो है वह फूड का इंटेक बढ़ाना चाहिए। तो ये तो हो गई आपके एपेटाइट सेंटर की बात कि शरीर में एनर्जी कम है तो एपेटाइट सेंटर एक्टिवेट हो गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस कब महसूस होगा, हमें पेट भर गया है ऐसा कब महसूस होगा, हमें सेटाइटी वाली फीलिंग कब आएगी? तो इसका आंसर यह है कि सेटाइटी सेंटर आपके द्वारा खाए गए खाने की मात्रा पर भी डिपेंड नहीं करता है, आपके द्वारा खाई गई खाने की प्रकार के बारे में भी डिपेंड नहीं करता है। सेटाइटी सेंटर का एक सीधा लॉजिक और सीधा रूल ये है कि जब आपका एपेटाइट सेंटर एक्टिवेट होता है, आप जैसे ही फूड के इंटेक को स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे ही आप खाने का पहला निवाला लेते हैं, उसके बाद से हमारे सेटाइटी सेंटर का टाइमर शुरू हो जाता है। टाइमर शुरू से मतलब यह है कि सेटाइटी सेंटर ये निर्णय लेके बैठा है कि अगर इस व्यक्ति ने खाना शुरू किया है, अगर पहला निवाला लिया है, तो अगले 10 से 15 मिनट के अंदर हमारा सेटाइटी सेंटर, पेट भर जाने वाली फीलिंग देने वाला सेंटर अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। चाहे उन 15 मिनटों के अंदर आपने एक ही रोटी खाई है या 2 रोटी खाई हैं या 4-6 रोटियां खा ली हैं, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस वाली फीलिंग जो है वह सेटाइटी सेंटर लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर ही देने वाला है। अगर ये ऐसी जटिल बातें समझ में नहीं आई हैं तो हम इसे एक सिंपल रूटीन एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। पहला एग्जाम्पल ये है कि जब आप यहां जयपुर में थे, जब आपको मेस का खाना खाना पड़ता था, वहां पर बहुत सारे और भी आपके मित्र हैं। मान लेते हैं कि आप खाना खाने बैठे हैं, तेज भूख लग रही है और आप 4-5 मित्र जो थे एक साथ में खाना खाने बैठ गए और उधर मेस वाला रोटियां बना रहा है। अब ये हुआ कि आपने सबसे पहले माना कि 1-2 रोटी आप सबके लिए, 2-2 रोटियां सबके लिए ले आए, आपने खाना खाना शुरू कर दिया। आपने जैसे ही एपेटाइट सेंटर के एक्टिवेट होने पर, भूख के लगने पर आपने खाना खाना शुरू किया, पहला रोटी का निवाला तोड़कर आपने स्टार्ट किया। जैसा कि हमने कहा, स्टार्ट करते ही हमारे सेटाइटी सेंटर का टाइमर शुरू हो गया है। मीन्स अब आपके पास में खाना खाने के लिए कितने मिनट हैं? 10 से 15 मिनट हैं। 10 से 15 मिनट बाद अपने आप आपको पेट भरने वाली फीलिंग आने वाली है। फिर क्या होता है वो समझें। मान लेते हैं कि आप मेस में बैठे हैं, आपने पहले 2 रोटी लाकर पहला निवाला तोड़ लिया और खाना शुरू कर दिया। आप अगले माना कि 2-3-4 मिनट के अंदर वो दोनों रोटी खा चुके हैं। अब आप और रोटी के लिए जाते हैं, लेकिन वहां बहुत सारी भीड़ है, माना कि वो रोटी नहीं बन पाई है। आप वहां खड़े खड़े आपको 5-7 मिनट लाइन में लगे हुए हो गए और 5-7 मिनट की मशक्कत के बाद में आपको मान लेते हैं कि एक आधी रोटी मिल जाती है। आपको खाने की भूख तो थी कि आप अगर अभी मिल जाती तो 5-7 रोटी आराम से चट कर जाते, लेकिन पहले आपने 2 रोटी खाई और फिर आप लाइन में लग गए और आपको 5-10 मिनट की भारी मशक्कत के बाद में 1 रोटी और मिल जाती है। फिर क्या होगा कि आप वो उस 1 रोटी को खाते हैं और 1 रोटी को खाने के बाद अब आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि अब छोड़ो कौन दोबारा लाइन में लगे, लगभग पेट भर जाने वाली फीलिंग आने लगती है। तो यहां पर यह हुआ कि आपने जैसे ही पहली रोटी का निवाला लिया था, उस निवाले के बाद में आपको 10 से 15 मिनट का अंतराल बीत चुका है। उसमें आपने माना कि 2, ढाई, 3 रोटी ही खाई हैं। आपको भूख तो 6-7 रोटी की थी, लेकिन अगर उस 15 मिनट में आप 2 ढाई रोटी ही खा पाए हैं तो उस 2 ढाई रोटी को खाने के बाद भी आपको 15 मिनट बाद भूख नहीं रहती है, आपको पेट भर जाने जैसी आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस वाली फीलिंग आने लगती है। वहीं दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यह है कि मान लिया कि यहां पर लॉकडाउन की वजह से आप घर पहुंच गए और घर काफी समय बाद पहुंचे हैं और घर पहुंचते ही आपको मां के हाथ की गर्मा गर्म रोटियां खाने को मिल रही हैं। अब हुआ यह कि आप घर में पहुंच गए हैं, आप थाली लगा के बैठ गए हैं और माताजी आपके लिए गर्मा गर्म पराठे बना बना के ला रही हैं। अब होता यह है कि आपको खाने की भूख तो थी कि आप 4-5 पराठे खा सकते थे, लेकिन हुआ ये कि माताजी की पराठे बनाने की फुर्ती भी बहुत तेज थी और साथ ही साथ लाड़ प्यार भी काफ़ी सारा था।
तो हुआ ये कि आपके फटाफट थाली के अंदर पराठे आते रहे और आपको जो 3 4 5 पराठे खाने थे वही अगले 7-8 मिनट के अंदर फटाफट गर्मा गर्म 7-8 पराठे आ चुके हैं और आप उसे बहुत तेजी से फटाफट से 7-8 पराठे चट कर चुके हैं और अभी तक समय जो है वो केवल 10 मिनट का ही बीता है और आपको अभी भी लग रहा है कि एक आधा और गर्मा गर्म आ जाता तो और बढ़िया रहता। तो आप ऐसी स्थिति में जहां आपको 5 पराठे खाने थे अभी भी आप 7 पराठे खा चुके हैं, अभी भी आपको पेट भरने वाली फीलिंग इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि आपको खाना स्टार्ट करने के पहले निवाले के बाद से अभी तक 10 से 15 मिनट का समय नहीं बीता है। जब 10 से 15 मिनट का समय बीत जाता है तो अपने आप हमें पेट भरने वाली फीलिंग आने लगती है। तो यहां हमारा एपेटाइट सेंटर हंगर को बढ़ावा देता है। जैसे ही हम खाने के इंटेक को शुरू करते हैं लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर सेटाइटी सेंटर एक्टिवेट होता है, हमें एक पेट भरने वाली फीलिंग आने लगती है और हम खाने के इंटेक को रोक देते हैं। क्लियर? तो ये दोनों का एक्शन याद रखें, एपेटाइट बढ़ाता है भूख को, वहीं सेटाइटी खाने के इंटेक को रोक देता है, फुलनेस वाली फीलिंग प्रोवाइड करवाता है। इसका एक और सिंपल सा एग्जाम्पल ये भी है कि जो भी मोटे व्यक्ति होते हैं उन्हें हम डाइटिंग करने का एडवाइस करते हैं तो हमेशा पहली सलाह यही दी जाती है कि आप जब भी खाना खाने बैठें तो आप बहुत तेज तेज खाना ना खाएं, आप धीरे धीरे एक एक निवाला तोड़कर बहुत धीरे धीरे गति से खाना खाएं। उससे क्या होगा? उससे होने वाला ये है कि जिस 15 मिनट में वो मोटा आदमी 8-10 पराठे चट कर जाने वाला था, वहीं अगर वो एक एक निवाला धीरे धीरे खाएगा तो वो 2 ही पराठे खा पाएगा और 15 मिनट का समय बीत जाएगा और चाहे वो भूख तो उसे 8 पराठे की थी, अभी तक वो 2 ही खा चुका है, लेकिन 15 मिनट बाद उससे वैसे ही पेट भरने वाली फीलिंग आने लगती है। तो उस दौरान भी हम उसे डाइटिंग करने के दौरान भी हम सेटाइटी सेंटर की मदद लेकर उसमें डाइटिंग करवाते हैं। तो यहां ध्यान दें, फूड इनटेक के 2 सेंटर, एक एपेटाइट एक सेटाइटी। तो इसके साथ ही हमारे हाइपोथैलेमस के सभी फंक्शंस पूरे हो चुके हैं। हमने अलग अलग फंक्शंस पढ़े। पहला तो था हमारा कि हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। दूसरा फंक्शन लिखा था कि यह 2 हार्मोन्स को बनाकर ऑक्सीटोसिन और एडीएच को रेडीमेड तौर पर ले जाकर आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी को प्रोवाइड करवाता है। तीसरा फंक्शन ये लिखा था कि यह हमारे शरीर में बायोलॉजिकल क्लॉक मींस सर्कैडियन रिदम को रेगुलेट करता है, साथ ही साथ यह ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है। और 5वां फंक्शन हमने पढ़ा था कि इसमें विभिन्न प्रकार के फंक्शंस को रेगुलेट करने वाले सेंटर पाए जाते हैं, जिसमें पहला था टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर, दूसरा था हमारा थर्स्ट सेंटर, जब भी खून गाढ़ा होने लगता है, शरीर में पानी की कमी होने लगती है, तुरंत हमें प्यास लगती है और हम पानी के इंटेक को बढ़ावा देते हैं। और तीसरा हमारा शरीर में खाने के इंटेक को नियंत्रित करने वाला सेंटर, जो कि 2 अलग अलग सेंटर्स के माध्यम से काम करता है। पहला भूख को बढ़ाने वाला सेंटर और दूसरा फुलनेस, फीलिंग ऑफ फुलनेस देने वाला सेंटर, जिसे हमने सेटाइटी सेंटर का नाम दिया है। क्लियर? तो ये थे हमारे फंक्शंस। उम्मीद है सभी को फंक्शन समझ में आ गए होंगे। क्लियर? थैंक यू।